हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज फिर से स्वागत करता हूं आपका इस नए लेक्चर में, जो कि हमारा होने वाला है चौथा लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का। तो अभी तक हमने 3 लेक्चर्स देख लिए हैं थर्मोडायनेमिक्स के। बहुत आराम आराम से हमने काम को किया है, क्योंकि हमें पता था कि हमें कहां तक जाना है, हमारी जो मंजिल है वो क्या है। अब मैं आपको बताऊं, अगर नीट के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दिक्कत ये हो जाती है कि बच्चों को ये चैप्टर समझ नहीं आते हैं। इसलिए कुछ बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चे ये चैप्टर्स छोड़ के आते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आप किसी भी डिफिकल्ट चैप्टर को भी इजी वे में समझोगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये वाला चैप्टर है, इसमें मैं बहुत आराम आराम से चीजों को करवा रहा हूं। अभी पिछले 3 लेक्चर अगर आपने देखे होंगे, तो हमने बहुत ज्यादा चीजें अभी तक नहीं किया है। पहले 2 लेक्चर्स में तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्ड लेक्चर से फिर हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। लेक्चर नंबर 3 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, अब आप ये देखो। तो आज की इस वीडियो में उसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो देखो, ऐसी ही चीजें धीरे धीरे चलेगी ना। आपको लग रहा होगा कि यार बहुत सारे लेक्चर हो रहे हैं, टाइम लग रहा है, लेकिन नहीं। देखो, अगर आप नीट 1 ईयर प्रोग्राम से जुड़ गए हो, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, नो मैटर, आप सिर्फ ये लेक्चर्स देख के भी रिवीजन कर सकते हो। देखो, मैं ये मानता हूं, अगर थर्मोडायनेमिक्स पे 8 9 या 10 लेक्चर बन रहे हैं, तो 10 घंटे का लेक्चर है, और 10 घंटे तो इस चैप्टर को पढ़ने में वैसे भी लगेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ज्यादा लगेंगे। मैं तो ये बताता हूँ, ये तो फिर भी शॉर्ट है। इतने बड़े चैप्टर को भी अगर आप 10 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा वाला टाइम पीरियड नहीं है। देखो, अगर आप कंपेयर करोगे ना, अगर आपको नीट की तैयारी करनी है, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक चैप्टर पे 10 घंटे लगते हैं। नॉर्मल चैप्टर पे भी, मोल कॉन्सेप्ट पे भी लगते हैं। ये तो फिर भी बहुत बड़ा चैप्टर है। इक्विलिब्रियम है, उससे भी, इससे भी बड़ा है। अगर हम केमिकल आयनिक दोनों को मिला दें, तो उसमें 16 17 घंटे लगने ही लगने हैं। इतना बड़ा चैप्टर वो है। अब आप उसको ये सोच के छोड़ दोगे कि डिफिकल्ट है, तो कोई फायदा नहीं है। आप स्कूल्स में भी अगर पढ़ते होंगे, तो आप देखते होंगे थर्मोडायनेमिक्स 1 महीना चलता है। तो यानी कि उस पे भी स्कूल में भी 20 22 लेक्चर्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो फिर भी आपको 10 11 लेक्चर्स में कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप तो बेनिफिट में हो ना। और दूसरी बात ये है कि जो बड़े चैप्टर्स होते हैं, इसका मतलब ये समझ के चलो वो इंपॉर्टेंट भी है। तभी तो वो बड़े हैं ना, तभी उसमें कंटेंट ज्यादा है ना। जिसमें कंटेंट ज्यादा है, उसी में से कंटेंट, यानी उसी में से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। एग्जाम टाइम में आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी होती है। अब आप क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ लगभग 90% बच्चे क्या गलती करते हैं ना, जिसकी वजह से उनका नीट क्लियर नहीं होता है, या उनके मार्क्स कम आते हैं। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को छोड़ के आते हैं। किसको? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। तो देखो, जो डिफिकल्ट है और वो इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको वो कर लेना चाहिए। लेकिन जो डिफिकल्ट है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो। ऐसे हैं 1 2 चैप्टर, मैं अभी नहीं बताना चाहता, वरना आप कभी छोड़ दो और फिर मेरा नाम लगाओ कि सर ने बोल दिया था तो हमने तो छोड़ दिया है, अब सारी गलती सर की है। तो वो वाली चीज मैं नहीं चाहता हूं, तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, ऐसे चैप्टर्स ऑब्वियसली है। केमिस्ट्री में है 1 2 चैप्टर ऐसे, जो मतलब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट आपको उन चैप्टर्स को भी मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे, 2 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, दो तो आएंगे ही आएंगे 100%। कहाँ से आएंगे आई डोंट नो, लेकिन 2 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रहते हैं, वो मैं बताता चलता हूँ। देखो, रोज की क्लास में मैं अगर 4 5 टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो मैं बताता हूँ कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और वो थ्योरी समझाकर वो उस टाइप के क्वेश्चन करवाना ही मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है किसी की भी प्रैक्टिस करवाने का। प्रैक्टिस कैसे होती है? आप अपने साथ में बिठा के स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाओ, उसको बोलो भाई 4 क्वेश्चन कर, वो करेगा 100%। अगर आप उसे खुद से कह दोगे ना कि खुद से तैयारी कर ले, तो वो नहीं पड़ेगा। तो उसको करवाना पड़ेगा। और अब ये वीडियो में मैंने एक नई चीज ऐड की है कि अब मैं क्वेश्चंस को डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करने नहीं लग जाता। अब मैं आपको बोलता हूँ पहले कि ये लो 30 सेकंड है, 1 मिनट है, आप सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। उससे क्या होता है कि वीडियो में चलते चलते ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब अगर मैं कहूँ कि अरे पॉज करके कर लो, तो बहुत बच्चे पॉज करेंगे ही नहीं। बहुत बच्चे, ऐसी वीडियो चलती ही है, चल ही रही है, और वो सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मैंने वही चीज सोची है कि अब मैं
जो आपका लेक्चर चल रहा है उसी में बीच में मैं 1 मिनट दूंगा कि लो मैं खड़ा हो गया हूं, ऐसे हट गया हूं मैं यहां से, ये रहा क्वेश्चन, करो इसे सॉल्व। तभी आप समझोगे, तभी तो आपको समझ आएगी कि क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे इसको मैं आगे कर पाऊंगा, या क्या फॉर्मूला लगाना है, कौन सा एप्लीकेशन करनी है, क्या ट्रिक है इसमें क्वेश्चन में, या ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, ये आप तब समझोगे जब आप खुद करोगे। और खुद आप तभी करोगे जब मैं आपको करने को बोलूंगा, तो वो चीज मैं ध्यान जरूर रखूंगा। ठीक है, तो आओ साथ में स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो, लेक्चर 4 में हम आगे बढ़ेंगे एंथैल्पी पे। हमने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे वर्क डन के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंथैल्पी की तरफ। अब एंथैल्पी होती क्या है, पहले तो एंथैल्पी को समझेंगे, उसके बाद एंथैल्पी चेंज क्या है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। पहले एंथैल्पी को समझते हैं। तो देखो, आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। आपने वर्क डन भी पढ़ा है, वर्क डन में आपने पीवी वर्क पढ़ा होगा, पी डेल्टा वी, बिल्कुल पढ़ा है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा क्या बनता है, एंथैल्पी बनता है। यानी कि अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, सिंपल। ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसमें यहां पढ़ो क्या लिखा है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क ऑफ अ सिस्टम अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। अब देखो, इसका एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पीवी वर्क है तो पी डेल्टा वी। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये हो जाएगा एंथैल्पी चेंज, ये होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब थोड़ा सा मैं एंथैल्पी चेंज आपको डिफाइन कर दूं। देखो, एंथैल्पी हमने समझ लिया क्या है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, अब एंथैल्पी चेंज से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक है। आपने कहा कैसे पता लगाएंगे, अरे सिंपल सी बात है। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती थी, जिसमें हीट रिलीज होती थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता था जिसमें हीट रिलीज होती थी। और एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, जिसमें हीट एवॉल्व होती है या जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है। तो देखो, जहां हीट रिलीज होगी वहां पर हमारी हीट जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। और जहां पर हमें हीट देनी पड़ रही है, जहां पर हीट देनी पड़ रही है वहां पर एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये दो चीजें आप याद कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा भी है, डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक के लिए, डेल्टा एच निगेटिव एक्सोथर्मिक के लिए, ये याद करके चलो बिल्कुल। और याद करने का इजी तरीका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होगी तो एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगी। और हीट देनी पड़ रही है किसमें, एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में तो हीट क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगी। ठीक है, रिलीज मतलब ऐसे समझो, रिलीज मतलब नुकसान हुआ एनर्जी का, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव। और देखो यहाँ पर हीट देनी पड़ी, हीट मिली, तो इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, ऐसे याद कर लो। अब यहाँ पढ़ो, मेजर ऑफ हीट चेंज इवॉल्व और एब्जॉर्ब टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, बहुत आसानी से आप इन सब चीजों को याद कर सकते हो। मोटे मोटे तौर पे आपको ये याद रखना है, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और भी फॉर्मूले बनेंगे अभी आगे, मैं आपको कराऊंगा, डेल्टा एनजीआरटी वाला भी फॉर्मूला आएगा। पहले आप सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, तो उसके लिए आपको ये छोटी मोटी बेसिक टर्म्स तो पता होनी चाहिए कि डेल्टा एच पॉजिटिव है किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए, डेल्टा एच निगेटिव है किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। इस पर बेस्ड जब आगे आप गिब्स फ्री एनर्जी पे भी आओगे ना, तो बहुत सारे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के क्वेश्चन भी बनेंगे। तो उसके लिए पहले ये वाला बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। और छोटी छोटी चीजें आपको याद करके चलनी पड़ेगी। देखो, केमिस्ट्री याद करने का सब्जेक्ट है, अगर आप याद नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो, एंथैल्पी चेंज, फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब अगर प्रेशर भी चेंज हो रहा हो और वॉल्यूम भी चेंज, वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है, डेल्टा वी है ना, चेंज इन वॉल्यूम निकालने हैं। अब अगर प्रेशर भी चेंज हो रहा हो तो क्या लेंगे, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी आई वी आई, यानी पी इनिशियल वी इनिशियल। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। ये मैंने जानबूझ के बताया कि पीवी वर्क का एक क्वेश्चन हमें करना होगा, इसलिए इस फॉर्मूला को याद कर लो, डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। और डेल यू जैसे था वैसे ही रहा, डेल एच तो निकालना ही है। तो डेल एच का फॉर्मूला क्या बन गया, डेल यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ठीक है,
इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। ये क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन है, तो ये वाला तो मैं आपको खुद करके दिखाता हूं। कैलकुलेशन में आपसे करवाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से। 1 मोल ऑफ अ नॉन आइडियल गैस अंडरगोज आ स्टेट चेंज फ्रॉम, देखो जो भी हमें डेटा दिया होता है ना उसको अंडरलाइन कर लिया करो। फ्रॉम 2 एटमोस्फेयर 3 लीटर 95 केल्विन टू 4 एटमोस्फेयर 5 लीटर 245 केल्विन विद आ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल यू इक्वल्स 30 लीटर एटमोस्फेयर। अब देखो इसकी यूनिट लीटर एटमोस्फेयर में दिया है, तो यानी कि हमें आंसर भी लीटर एटमोस्फेयर में ही शायद निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेल यू प्लस पी पी डेल्टा वी होता है। तो यानी कि मुझे पी डेल्टा वी भी लीटर एटमोस्फेयर में लेना है। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलनी है। निकालना क्या है, डिफरेंस इन एंथैल्पी या डेल्टा एच निकालना है, सिंपल। और गिवन क्या क्या हो गया, देखो यहां से अगर मैं देखूं सारे डेटा को अच्छे से, तो वहां से देखो P1 हो गया मेरा 2 एटमोस्फेयर, V1 हो गया 3 लीटर, टेम्परेचर हो गया 95 के, उसको हमें देखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहां से देखो P2 के लिए देखो 4 एटमोस्फेयर, V2 हो गया 5 लीटर, और T2 हो गया, ये भी लिख ही लेते हैं, क्या पता काम आए, लेकिन वैसे काम नहीं आएगा क्वेश्चन में कुछ भी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवन है कितना, डेल यू 30 लीटर एटमोस्फेयर। अब अगर मैं देखूं तो P1 V1 भी लीटर एटमोस्फेयर में ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। फॉर्मूला होता था डेल्टा एच का डेल यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, यही फॉर्मूला होता था ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पीछे। अब देखो डेल्टा यू तो 30 है, प्लस P2 यहां से कितना है 4, इंटू V2 कितना है 5, माइनस P1 V1 यानी कि 2 × 3। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया 20 माइनस 6, कितना आ गया 14 आ गया, कितना आ गया 14, 30 प्लस 14। ठीक है, इतना तो सॉल्व कर लोगे, ये 20 - 6 कितना 14, तो ये टोटल मेरा आ गया 44 लीटर एटमोस्फेयर डेल एच। यूनिट ध्यान रखना ये किस में आ रही है, लीटर एटमोस्फेयर में ही आ रही है। ठीक है ना, इसको जूल में चेंज करना होगा तो 101.3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात मैं आपको बहुत पहले से समझाता आ रहा हूं और आपको अब समझ में भी आने लगी होगी। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो, ठीक है, मैं आपको 1 मिनट देता हूं। ठीक है ना, क्लियर है ना, देखो इजी क्वेश्चंस करेंगे हम, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमें नहीं करने। ये वाला जैसे इजी क्वेश्चन था ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर, अब हमें कुछ कंडीशंस देखनी है। अभी तक हमने एंथैल्पी चेंज की कंडीशंस देख ली थी, कुछ फॉर्मूलाज देखे, अभी तक हमने पी डेल्टा वी वाला देखा है। अब कुछ कंडीशंस हम ऐसी भी देखेंगे जिसमें हमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिले। जैसे कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है तो पी तो कांस्टेंट हो गया, अब चेंज किस में होगा, वी में चेंज होगा, यानी वॉल्यूम में चेंज होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है कि फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डेल्टा वी लगभग लगभग जीरो मान के चलते हैं, मतलब उसमें चेंज बहुत ही मिनिमम देखने को मिलता है। तो जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम है यानी डेल्टा वी है, वो हम अप्रोक्सीमेटली जीरो मानते हैं, जीरो के बराबर नहीं मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली जीरो मानते हैं। तो पी डेल्टा वी क्या सिग्निफाई करेगा, फिर वो लगभग जीरो हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता था डेल्टा एच का, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल्टा वी। अब इसमें अगर ये मेरा लगभग लगभग जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, तो डेल एच किसके बराबर आ जाएगा, डेल यू के बराबर आ जाएगा। जल्दी देखो यहां से, ये वाली चीज क्लियर है कि नहीं।
है ना, यही होगा ना। अगर वो वाला पार्ट जीरो हो गया तो ये खत्म, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा, ये उसके लगभग बराबर होगा, क्योंकि ये भी हमने उसके लगभग बराबर माना है जीरो के। मैंने ये नहीं कहा कि ये जीरो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा कि ये जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाला जो कंडीशन है, ये इस टाइप की कंडीशंस को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस थोड़ा सा। अगर आपने थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लिया तो बस आप समझ के चलो आपका काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर गैसेस डेल्टा वी इज सिग्निफिकेंट। डेल्टा वी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। डेल्टा वी मतलब चेंज रहेगा, तो वहां पर पी डेल्टा वी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो यहां पर जो डेल्टा एच है वो डेल्टा यू के बराबर नहीं हो सकता। ये सिर्फ मैंने सॉलिड एंड लिक्विड के केस में बताया था कि वहां पर लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वी को जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो डेल एच लगभग लगभग डेल्टा यू के बराबर आता है, लेकिन गैसेस के केस में वैसा नहीं होता है, ठीक। ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वाली चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, पी डेल्टा वी होती है। अब इससे एक नया फॉर्मूला बनाने वाला हूं मैं। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, पी डेल्टा वी वाला। अब देखो, इससे एक जबरदस्त फॉर्मूला बनाने वाला हूं। हमने वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क का, डेल्टा एन जी आर टी। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम ध्यान से पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा ये जरूर, डेल्टा एन जी आर टी वाला, ठीक है। तो पी डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी। अब ये एन जी क्या है, ये गैस, या आप डायरेक्टली डेल्टा एन आर टी भी लिखो, जब आपको पता ही है कि गैस के लिए है, ठीक है। डेल्टा एन जी ये सबस्क्रिप्ट में इसलिए लिखा जाता है ताकि हमें पता रहे ये गैस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डेल्टा एन हम उसी के लिए, गैस के लिए निकालते थे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा डेल्टा एच में, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह रख दो ये डेल्टा एन जी आर टी। तो ये हो गया डेल्टा एन जी आर टी। ये वाले फॉर्मूला पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पर बेस्ड देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसको तो आपको अच्छे से करके चलना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको पहले याद करो, ठीक है। ये वाला रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का। अब देखो, डेल्टा एन जी कैसे निकालते थे हमें पता है यार, इक्विलिब्रियम जिसने पढ़ा है, प्रोडक्ट के मोल्स देख लो और रिएक्टेंट के मोल्स देख लो, दोनों को आपस में क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, बस आ जाएगा। अब जब अगर हमारे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा, जब रिएक्टेंट के ज्यादा होंगे तो निगेटिव आएगा। कैसे, एक एग्जांपल, हेबर प्रोसेस पता है ना, N2+3H2 गिव्स 2NH3। इसी से याद दिलाता हूं, देखो यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पे 3 मोल, यहाँ पे 2 मोल। तो यहाँ इस केस में डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2 माइनस रिएक्टेंट के मोल, दोनों तरफ गैस है तो दोनों के लेने पड़ेंगे, तो 2 - 1 - 3 यानी 2 - 4 कितना आ गया, -2। ये देखो यहाँ सॉल्व भी कर रखा है, तो 2 - 1 + 3 यानी 2 - 4 - 2। अब देखो डेल्टा एन जी का फॉर्मूला आपको पता है, ये मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम इसलिए नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, और जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है तो हमें ये सारी चीजें तो वैसे ही ऑलरेडी मालूम है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो हम सब पढ़ चुके थे, तो एक बार देखो इसे। अब एक चीज है, ये वाला तो मैंने बता ही दिया था। अब देखो इसमें हीट चेंज क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं, और हीट चेंज यहाँ पर डेल यू लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे एनसीवी डेल्टा टी और एनसीपी डेल्टा टी वाला केस भी आएगा, बट उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। ये हमें पता होता है, इसको हम एनसीवी डेल्टा टी लिखते हैं, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं। अभी आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इस पे, क्योंकि मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिखाने हैं। पहले मैं ये दिखाता हूँ, वो वाले एक्सप्रेशन को अभी मैं थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ, वरना क्या है, जो अभी मैंने डेल्टा एनजीआरटी वाला बोला है ना, आपका दिमाग वहां से हट जाएगा। पहले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो, मैं हिंट देता हूँ फिर आपको ही करने को देता हूँ, वैसे ये तो वैसे ही हो जाएगा, इसमें सॉल्व भी नहीं करना। फॉर द रिएक्शन C3H8 + 5O2 gives 3CO2 + 4H2O liquid at constant temperature। अब मुझे निकालना ये है डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, वैसे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू होगा, ये डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ना डेल्टा ई भी लिखते हैं डेल्टा यू की जगह। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना देख के, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई ही भी, ई का मतलब भी यही है कि डेल्टा एच माइनस
डेल्टा यू पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो कंफ्यूज और डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको निकालना क्या है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकालना है, सिंपल सी बात है। अब फॉर्मूला क्या होता था, एनजीआरटी की फॉर्म में बताओ, डेल यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है। और डेल्टा यू को इधर ले आऊं, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू को, तो ये डायरेक्टली बराबर आ गया डेल्टा एनजीआरटी के, ठीक है ना। तो बस मुझे डेल्टा एनजीआरटी निकाल लेना है, बस मुझे सिर्फ ये निकालना है। अब रिएक्शन कौन सी है, ये वाली है। इसके लिए अगर मुझे डेल्टा एन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब सभी गैसेस में है तो सभी के मोल्स वेरी करेंगे, सभी के मोल्स वेरी करेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, 3 माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं 1 प्लस 5, यानी कि कितना हो गया 6। तो ये हो गया, इसके 3 मोल्स थे, यहाँ 5 थे, यहाँ 1 था, तो 6 हो गए। तो 3 माइनस 6 यानी कि -3। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आई, -3 आई, ठीक है। अब यहाँ पर रख दो उठा के बस, -3 इंटू आर टी, टेम्परेचर गिवन नहीं है हमें, और ये आर टी की फॉर्म में ही है, तो यहाँ से देख लो कौन सा मैच कर रहा है। इसका जो डिफरेंस आया वो हमारा -3 आर टी आ रहा है, तो यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा बस। जरा चेक करो इसको एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, फॉर विच रिएक्शन विल डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू। अब देखो, हमें यहाँ पर ये बताना है इस क्वेश्चन में कि डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर कब आ जाए, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी बराबर आ जाए चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो वही फॉर्मूला बताओ अपना क्या होता था, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही होता है ना। तो अब देखो, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर तब आएगा, किस केस में आएगा, जब ये जीरो हो। जब ये जीरो हो, अगर ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो हमारा डेल्टा एनजीआरटी, देखो टेम्परेचर कभी भी जीरो हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर केस है। तो मैक्सिमम मुझे ये मान के चलना है कि डेल्टा एनजी जीरो आ जाए। अगर डेल्टा एनजी यहाँ पर जीरो आ गया, आर तो फिक्स है, वो तो जीरो है नहीं, 8.314 है, टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो होगा, तो डेल्टा एनजी ही मेरा जीरो हो सकता है सिर्फ इस केस में। तो डेल्टा एनजी जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है यार ये तो, है ना। तो डेल्टा एनजी मेरा जीरो आना चाहिए। अब डेल्टा एनजी मेरा जीरो कब आएगा, किस केस में आएगा, ये पता करना है। तो यहाँ पर मुझे हर ऑप्शन को चेक करना है, इनका डेल्टा एनजी निकालना है, जिसका भी जीरो आ गया वही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो की कॉन्सेप्ट बता दिया, अब चेक करते हैं। इस वाले में देखो डेल्टा एनजी कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के टाइम है 2, और यहाँ पर है 2 + 1, कितना हो गया 2 - 3 यानी -1। और यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में है 2 माइनस इसका 1, इसका 1 कितना हो गया 0, सही है, 2 - 2 0, ये सही होगा मुझे लगता है, पर बाकी के भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो, हाँ, यहाँ पर है 2 मोल्स, यहाँ है 2 माइनस, अच्छा ये भी तो है ना, हाँ पूरा नहीं गिना मैंने। यहाँ हो गया 2 + 1 माइनस इस साइड कितने हैं रिएक्टेंट साइड 2, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ देखो डेल्टा एन जी इसका निकालो अगर, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट में है 2 और वहां पर है 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। इस चीज को आप देख पा रहे हो ठीक से। तो अभी तक सिर्फ मुझे एक ही केस है जहां पर मुझे डेल्टा एन जी जीरो मिला है, वो है ऑप्शन बी, तो ये ही मेरा आंसर हो जाएगा बस। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है, इससे आसान क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि कोई आ सकता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना ही नहीं चाहते।
वो थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के आना पसंद कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रीफर वो कर रहे हैं कि बस थर्मोडायनेमिक्स हमसे हो जाए किसी तरीके से। थर्मोडायनेमिक्स हमसे हो ही नहीं रहा है। उनका जो मेन मकसद है ना वो यही है कि उन्होंने सोच लिया है कि थर्मोडायनेमिक्स हमसे नहीं होगा। और जब आप कोई चीज सोच लेते हो तो वो आपसे होती ही नहीं है। ये बात मैंने देखी है बहुत ज्यादा। एक छोटी सी कहानी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ऑब्वियसली मुझे लेक्चर को बड़ा नहीं करना है, मैं जानता हूँ, आई नो दैट। लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि बच्चों को मोटिवेट करना भी जरूरी है। अब देखो, एक बार क्या होता है ना कि एक लड़का था, नाम नहीं लूंगा, ठीक है? नाम लूंगा तो उसकी आइडेंटिटी खुल जाएगी। तो वो लड़का बहुत अच्छा था पढ़ने में, मतलब मेरी क्लास में ही था, क्लास 9th में। बहुत ही अच्छा था पढ़ने में, ब्रिलियंट स्टूडेंट, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट मैं कहूंगा उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती थी, हर चैप्टर में हर चैप्टर में एक आध टॉपिक होता था वो छोड़ता था, बाकी सारा करता था। एक टॉपिक छोड़ता था कोई भी, और वो बोलता था ये वाला टॉपिक मैं नहीं पढ़ूंगा। कॉन्फिडेंस इतना था कि बाकी सारे कर लेता था, लेकिन जो वो बोलता था ना मैं छोड़ूंगा, वो छोड़ देता था, बाकी सब पढ़ लेता था। अब टेस्ट के टाइम में उसके मार्क्स आते थे 18 19, 20 में से बता रहा हूँ, 20 में से 18 19, मतलब जो हमारे यूनिट टेस्ट होते थे उसमें उसके ये मार्क्स आते थे। अब हुआ क्या, थोड़े समय बाद धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन हमारी चल ही रही थी, अब वो भाई साहब के आए जो लास्ट में हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, सबसे कम नंबर, सबसे कम, मेरे से भी कम और मेरे से तो बहुत ही कम, मतलब बाकी सबसे भी बहुत ही कम। एंड यू नो दैट मेरा जेई क्लियर हो गया था, मैंने जेई मेन एडवांस क्लियर किया हुआ है। बट उसका जेई मेन भी नहीं हुआ क्लियर। जो मुझसे बेटर था पढ़ने में, जिसके मार्क्स मुझसे ज्यादा आते थे हमेशा से, लास्ट में जाके वो बिल्कुल ही डाउन चला गया। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे हुआ, मतलब मेरा फ्रेंड था एक तरीके से, मतलब हाँ मैंने स्टूडेंट बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, वो फ्रेंड था। स्टूडेंट वाली स्टोरी किसी और दिन सुनाऊंगा, वो तो एक दूसरा लड़का है छोटा वाला। एक, ये तो मेरा फ्रेंड वाला है, मैं उसकी स्टोरी पे आ गया हूँ। तो हुआ क्या ना, देखो, उसके मार्क्स इसीलिए कम आए थे क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली थी, और जो टॉपिक्स वो छोड़ता था वो पेपर में आ जाते थे। ये उसके साथ एक चीज थी। तो बहुत टाइम बाद, मतलब मेरी उससे मुलाकात हुई लगभग 2023 में, हाँ 2023 में। तो मतलब 2019-20 में हम साथ थे, उसके बाद हम साथ नहीं रहे। मतलब 3-4 साल बाद फिर जब उससे बात हुई तो पता चला वो एनआईटी में है। वो मतलब मुझे भी शौक हुआ कि यार ये एनआईटी इलाहाबाद में कैसे पहुंच गया। तो वही चीज थी। उसने किया क्या, उसने हार नहीं मानी। उसने देखा यार मेरे साथ ये सारी चीजें हुई, मुझसे गलतियां हुई है, मैं अब इसको कैसे सुधारूं। तो उसने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या किया, शुरू से स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया। और फिर उसने सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो पूरे के पूरे करने स्टार्ट किए। हाँ, फिर उसने ये चीज किया कि जो चैप्टर में उसको ज्यादा ही तकलीफ आ रही थी सिर्फ वही छोड़ा है उसने। बाकी उसने ये वाले ही अपनी जो टैक्टिस थी ना कि मैं सब कुछ कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और एक एक दो टॉपिक छोड़ दूंगा, वो वाली टैक्टिस उसने फिर बदली। क्योंकि होता क्या था देखो, हमें नहीं पता कि एग्जाम में क्या आएगा, हो सकता है हम एक टॉपिक दो टॉपिक जो छोड़ के जा रहे हैं उसी में से क्वेश्चन आए। ऑब्वियसली हमें पता होता है कि एग्जाम में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन कई बार प्रोबेबिलिटी फेल हो जाती है, एनालिसिस फेल भी तो होते हैं। तो वो चीज भी तो है, वो चीज भी आपको देख के चलनी है। और मैं ये कहता हूँ कि आपको चांस एक बार मिला है, ये जो चांस आपको मिला है ना, ये बिल्कुल भी मत छोड़ना। नीट इस साल आपको क्लियर करना ही करना है। अगले साल के लिए मत सोचो। अगर आप सोच रहे हो ड्रॉप ले लूंगा तो यानी आपने हार मान ली है, आप हार मान चुके हो। फिर आपका वही मेरे दोस्त वाला हाल हो जाएगा। और अभी अपने स्टूडेंट की भी एक स्टोरी मैं सुनाने वाला था, मुझे याद आ रही थी उसकी कहानी, लेकिन मैंने फिर रोक दिया कि नहीं, उसकी कहानी अभी नहीं सुनाते हैं, उसका थोड़ा सा अलग केस है वो भी इसी टाइप का। उसका भी नहीं हुआ जई, लेकिन इसका जई हुआ था, जो मेरा फ्रेंड है इसका तो जई क्लियर हुआ था। इसका बाद में हुआ, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ, इसको ड्रॉप लेके इसको करना पड़ा। तो वो ड्रॉप भी उसका इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने कुछ गलतियां की थी। तो मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना करो, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड सीपी। अब देखो, हमें डेल्टा एच और सीपी में रिलेशन निकालना है। सीपी क्या होता है, मोलर, हाँ हाँ बताओ बताओ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, भूल जाते हो तुम।
और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, सीवी होता है। और कल हमने सीपी एंड सीवी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे देखे थे ना, सीपी और सीवी पे। और रिलेशन क्या होता था इसका, सीपी सीवी का, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। और गामा पॉइजन रेशियो क्या था, सीपी अपॉन सीवी। और जब मैं यहाँ पर रख देता था सीपी इंटू गामा, तो गामा के लिए रिलेशन आता था। आज हम वो वाले क्वेश्चन तो नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि वर्क डन कैसे निकालना है और डेल्टा एच कैसे निकालना है। अब देखो, डेल्टा एच में मैंने बताया था डेल यू प्लस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला तो बहुत बार पढ़ लिया हमने। और डेल यू का फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि अभी जाएंगे इस पे एनसीवी डेल्टा टी वाले पे भी। तो अब हम आ गए हैं, ठीक है। सो वी आर रेडी फॉर इट। तो ये होता है एनसीवी डेल्टा टी, और ये हम लिखते हैं डेल्टा एन आर टी। या फिर अगर एक ही मोल के लिए ले रहे हैं तो हम लिखेंगे एन आर डेल्टा टी। यही लिखते हैं ना, एन आर डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। या फिर ये भी लिख सकता हूँ ना, T2 माइनस T1। ठीक है, ये एनसीवी डेल्टा टी होता है। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो एन और डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, एनसीवी प्लस आर। अब सीवी प्लस आर क्या होगा, देखो यहां से देखो, सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीवी प्लस आर हो जाएगा। तो यहां से एक चीज मुझे समझ आई कि ये जो सीवी प्लस आर है ये तो सीपी है। ये तो सीपी है, क्यों, क्योंकि मेयर्स रिलेशन हमने पढ़ा है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है। ठीक है, यही होता है। तो यहां से मुझे सीपी की वैल्यू तो मिल गई, तो यहां हम क्या लिख देंगे, एनसीपी डेल्टा टी, या एनसीपी T2 माइनस T1। जल्दी से बताओ ये फॉर्मूला समझ आया कि नहीं। तो अब हम डेल्टा एच का फाइनली एक अलग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, डेल्टा एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी। अब इस फॉर्मूले पे भी बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। आपको चिंता मत करो, आप आपको क्वेश्चंस तो काफी सारे करवाने वाला हूँ मैं। क्वेश्चंस की कमी नहीं रहेगी। जैसे यहाँ देखो, कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच व्हेन 3 moles of an ideal monoatomic gas are heated from 298 Kelvin to 350 Kelvin at a constant pressure। अब देखो, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे चेंज इन एंथैल्पी यानी डेल्टा एच निकालना है। और नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है मुझे, 3। अब देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये आ गया है। एन की वैल्यू 3 है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस है, यानी कि सीवी कितना होता था उसके लिए, 3/2 आर होता था। और सीवी 3/2 आर है, तो सीपी तो पता ही है कितना हो जाएगा। सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर, यानी 3/2 आर प्लस आर कितना हो गया, 5/2 आर हो गया। सॉल्व करो ना इसको, 3/2 आर प्लस आर कितना, 5/2 आर। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है, T1 है 298 केल्विन, T2 है 350 केल्विन। ठीक, निकालना है डेल्टा एच। फॉर्मूला वही अपना डेल्टा एच का, एनसीपी डेल्टा टी। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए डेल्टा टी निकाल लो। डेल्टा टी कैसे निकलेगा, चेंज इन टेम्परेचर, यानी T2 माइनस T1, यही तो करना है। कितना हो जाएगा, 350 माइनस 298, ये हो जाएगा 52 केल्विन। ठीक है ना, 52 केल्विन हो जाएगा, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट अप कर दो। एन की वैल्यू है 3, पीपी की वैल्यू है 5/2 आर, इंटू डेल्टा टी की वैल्यू है 52। अब देखो, 2 से तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, 26। 26 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 130। 130 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 390 आर। 390 इंटू आर, आर भी तो मल्टीप्लाई होगा, 8.314। इसको जरा सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व करने का काम अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये वाला काम तो कर लो कम से कम। ये तो कर पाओगे ना, क्योंकि ये तो आप कर पाओगे सॉल्व। आपको सिर्फ सॉल्व ही तो करना है ना, आगे का काम तो आपके ऊपर है। जल्दी से सॉल्व करो।
जल्दी सॉल्व करो। कितना आ रहा है? एक मिनट, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, आप तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, कैलकुलेटर से जल्दी हो जाएगा, रुको। ये कितना है? 319 टू 8.34 आ रहा है ना? 3242.46। ये कुछ आ रहा है, ठीक है आपका। तो सॉल्व करने पर तो आपका ये आ रहा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 3242.4 आ रहा है, तो आप लगभग 3242 भी लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट वाला हटा के। इतना आ गया बस। तो बहुत ज्यादा मगजमारी वाली चीज नहीं होगी, बहुत ज्यादा मगजमारी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी, ठीक है, जूल में। यानी लगभग 3.2 जूल आ गया ये। मतलब इतना ज्यादा, मतलब एंथैल्पी चेंज यहाँ पर हुआ। तो इसको आप चेक कर लो कैसे किया हमने। पहले हमने डेल्टा एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी, हमें फॉर्मूला पता था। मोनो एटॉमिक गैस है, देखते ही हम समझ गए। कल हमने पढ़ा था ना डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। डायटोमिक के लिए 5 होगा, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो F/2R हो जाएगा, यानी 3/2R हो गया मेरा सीवी। सीवी पता है तो सीपी निकल जाएगा। टीपी क्या होता है? सीवी प्लस आर, मेयर रिलेशन से। तो यहां से मैंने निकाल लिया सीपी 3/2, वो 5/2R, ठीक है। फिर टेम्परेचर मुझे दोनों गिवन थे, तो मैंने क्या किया? डेल्टा टी निकाल लिया, और डेल्टा टी निकाल के मैंने इसको यहाँ सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने पुट किया, आंसर आ गया। और क्या था? बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था। इतना आसान क्वेश्चन भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो देखो दिक्कत किस में है फिर तो दिक्कत आप में है ना। अगर मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है वो आप नहीं कर पा रहे, वो एक अलग बात है। एक और क्वेश्चन है। अरे ये तो बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है यार। ये तो टिक करने वाला क्वेश्चन है, ये आपके नीट के लिए एकदम आइडियल क्वेश्चन मैं समझता हूँ। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्यों? क्योंकि ये आपको टिक करने हैं बस, इसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने ना अभी बातों बातों में ही सॉल्व भी कर लिया होगा। आओ देखते हैं इसको एक बार। एक बार पेन चेंज करते हैं, बहुत हो गया इसका। पिंक। पिंक अच्छा नहीं आता है। कौन सा? ग्रीन। ग्रीन अच्छा आता है, व्हाइट अच्छा आता है, बस यही अच्छे आते हैं। देखो, फॉर द रिएक्शन N2+3S2 gives 2NH3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो, ये कहना चाह रहे हैं ये वाला रिएक्शन है, इसके लिए ये बताओ डेल्टा एच का क्या एक्सप्रेशन आएगा। पहले क्या निकाल लो, सिंपल सी बात है। ये सभी गैस है ना, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, सभी गैस है तो डेल्टा एनजी इसके लिए निकाल लो पहले तो। डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा? 2 - 1 + 3। सॉल्व करने पर कितना आया? 2 - 4 यानी -2। डेल्टा एनजी कितना आया? -2 आ गया। अब डेल्टा एनजी -2 आ गया, तो एक्सप्रेशन मुझे पता था। क्या होता था डेल्टा एच का? जल्दी बताओ। डेल्टा एच होता था डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, यही होता था। तो देखो, डेल्टा एन जी आर टी कितना हो जाएगा? डेल यू प्लस 2 RT, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, 2 - 1 + 3 -2 है ना, तो ये माइनस आएगा ना यहाँ पर। एक सेकंड इसको चेंज कर देता हूँ। अरे नहीं, बस इसको करना है ना, हाँ। ये हो गया डेल यू -2 RT। क्या आ गया? डेल्टा यू -2 RT। क्यों? क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आई थी? -2 आई थी, -2, ठीक है। तो यहां से देखो, अब इसमें कौन सा एक्सप्रेशन होगा इसमें? ये नहीं, ये नहीं, ये हो जाएगा बस। डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू -2 RT। देखा, कितना सिंपल क्वेश्चन था, 30 सेकंड का भी नहीं था ये क्वेश्चन। ये तो जिसने देखा होगा ना, वो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो देखते ही पेन भी उठाना नहीं पड़ा होगा, इसमें ऐसे ही देख लिया होगा। अच्छा है, यहाँ पे 2 - 4 -2 आ रहा है तो -2 RT होगा, बस इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और वो कब होगी? जब आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाओगे। डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाओगे यार, फंस जाओगे, 100% फंस जाओगे। अच्छे अच्छे फंसते हुए देखे हैं मैंने। करना क्या है? जो भी आपके सिंपल क्वेश्चंस है वो नहीं छोड़ने हैं बस। बस आपको एक अपने अंदर ये बात रखनी है कि जो भी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आएगा वो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, वो तो मैं करके रहूंगा, वो तो डेफिनेटली करना है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है देखो, वो बहुत बच्चों से नहीं होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे भी नहीं होते हैं। तो जो बेचारे थोड़े से वीक हैं वो तो क्या ही करेंगे। तो जो
सिंपल क्वेश्चंस है ना, वो आप एक बार को साइड लाइन कर सकते हो। वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो एक बार को आप साइड लाइन कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि गैप क्रिएट हो जाता है। फिर क्या होता है ना, बहुत ज्यादा गैप क्रिएट होता है। आपने एकदम डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन किए, सिंपल क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, तो आगे क्या होगा, आगे आपसे मीडियम टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं होने वाले हैं। देखो ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, और एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ, क्योंकि देखो आपसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, थोड़ा सा ही आपसे एज ज्यादा होगी, 1-2 साल। नहीं, 1-2 तो नहीं, खैर ज्यादा है, 5-6 साल मान लो, इससे ज्यादा नहीं होगा। 5-6 साल से ज्यादा तो नहीं हो सकता। अगर आपकी ये 17-18 है तो मेरी आपसे 5-6 साल ही ज्यादा है। तो इतना तो मैं बता सकता हूँ, अभी मैंने भी जेई दिया है, ठीक है, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स नीट दिए हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं। आई नो दैट कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस पे नहीं स्टिक कर रहे थे, वो थ्योरी बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही कर रहे थे। वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जिनका आने का चांसेस ज्यादा है। बहुत ज्यादा हाईली डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत रेयर है कि आ जाए। केमिस्ट्री में, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स का पेपर तो पिछली बार आपने देख ही लिया और आपके होश उड़ ही गए होंगे, है ना। फिजिक्स ने तो आपकी रातों की नींद उड़ा दी होगी आई थिंक, और जिसकी कैलकुलेशन वीक होगी उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया हुआ पिछली बार जो फिजिक्स का पेपर आया, तो इसीलिए बच्चों के नंबर भी कम आ रहे थे। केमिस्ट्री आपकी ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट हो सकती है, बहुत हार्ड नहीं होगी। इजी तो चांसेस कम है कि इजी आए, इजी तो शायद ना आए, लेकिन मॉडरेट आएगी। और अगर मॉडरेट पेपर के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करके अपना नुकसान कर रहे हो। अब मैं ही हूं, मैं चाहूं तो मैं आके मतलब जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ कराने लग जाऊं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो नीट में नहीं आएंगे। तो ये हुआ कि मैं अपनी नॉलेज दिखाने आया हूँ, और मैं अपनी नॉलेज दिखाने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको सिखाने आया हूँ, आपके साथ आपकी हेल्प करने आया हूँ, आपके साथ आपके इस सफर में, नीट क्लियर करने के सफर में आपके साथ जुड़ने आया हूँ। तो हमारे बीच में कैसे संबंध बनेगा, जब हम एक पिच पे बैठेंगे। अगर मैं एक पिच अलग पिच पे खेल रहा हूँ, आप अलग पिच पे हो, तो फिर हम एक साथ कभी भी एक चीज पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो चीज मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये छोटा सा टॉपिक है, शायद ये लास्ट होगा। लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा था ना, थर्मोडायनेमिक्स का, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जिसमें हमने पढ़ा था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब उसके कुछ लिमिटेशन आते थे, उसमें हमने एक रिलेशन भी निकालता ना डेल्टा क्यू का, ठीक है, डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसकी कुछ लिमिटेशंस है, तभी तो हम सेकंड लॉ पढ़े। देखो कोई भी चीज फेल होती है तभी दूसरी चीज आती है, ये तो आपको मालूम होगा, है ना। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में भी आपने देखा था, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल तब दी थी जब उससे पिछले वाले लोग एलिमेंट्स को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए थे। जैसे डॉबिनियर है, न्यूलैंड्स है, उन्होंने अपने अपने लॉज दिए, वो फेल हो गए। जब वो फेल हुए तभी तो दूसरा आया मार्केट में, और मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी। उसके बाद उसमें भी कुछ एलिमेंट्स थे जो नहीं पता थे। उसके बाद हेनरी मूसले आए, उन्होंने एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक फंक्शन बताया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का उन्होंने अपना एक रूल बनाया, लेकिन वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुई, ठीक है। तो ऐसे ही फर्स्ट लॉ के बाद हमारा आता है सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि फर्स्ट लॉ में क्या क्या लिमिटेशन थी, ठीक है, खराबी नहीं कहूंगा, लिमिटेशन मतलब बहुत सारी चीजें। अब मैं ही कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं तो वो कुछ हद तक तो सही है, पर क्या वो पूरी तरह से सही है या नहीं है, वो कब पता चलेगा, जब हम उस पे एक डीप एनालिसिस करेंगे। तो यहां पर डीप एनालिसिस किया गया किस पे, फर्स्ट लॉ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, कि वो कितना सही है। तो देखो इसको पढ़ते हैं एक बार। नो इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन अंडर गिवन कंडीशन, मतलब इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगी, मतलब कहां तक रिएक्शन जाने वाली है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई खत्म हुई, उसके बारे में तो बताया ही नहीं गया ना फर्स्ट लॉ में। बस ये बता दिया गया कि देखो एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसमें हाँ हीट के बारे में बताया गया, उसके बाद उसमें वर्क के बारे में बताया गया, उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया गया, लेकिन ये तो बताया नहीं गया कि उसमें कितनी
एंट्रोपी चेंज होगी, ये सारी बातें उसमें आई नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें नहीं बताई गई। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है ये भी बात नहीं बताई गई। ये हमें देखने को मिलेगा सेकंड लॉ में। जब हम एंट्रोपी चेंज पढ़ेंगे ना, एंट्रोपी चेंज से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है सिस्टम के बारे में और सराउंडिंग के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें एक तो चीज ये हुई कि इसने बताया नहीं कि किस एक्सटेंट तक जाएगा, और स्पॉन्टेनियटी के बारे में भी नहीं बताया कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस है। अब स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो खुद ब खुद हो जाए, जिसमें हमें कुछ ना करना पड़े, ठीक है। जो जैसे कि नमक है, नमक को पानी में डाला डिजोल्व हो गया, तो वो खुद ब खुद हो गया ना रिएक्शन, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस है जो खुद ब खुद ना हो। अब इसके लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन वो सेकंड लॉ जब आएगा तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन क्या कहती है, अनेबल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन और द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। तो ये भी नहीं बता पाया था कि स्पॉन्टेनिटी क्या है प्रोसेस की, कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। और मैंने बताया ना कि स्पॉन्टेनियस क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है। ये सारी चीजें हमें सेकंड लॉ के थ्रू ही जानने को मिलेगी। किसके थ्रू, सेकंड लॉ के थ्रू। तो ये हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि आज उतना टाइम नहीं बचा है। इस टॉपिक में कम से कम हमें आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट तक चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको पहले समझेंगे, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, इस पे बेस्ड फॉर्मूलाज है, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम गिब्स फ्री एनर्जी पे भी चलेंगे, जो इस चैप्टर का मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पॉन्टेनिटी एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। उस पर हम जाएंगे। तो कल का जो लेक्चर होगा ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा थर्मोडायनेमिक्स का, जब भी आपका अपलोड होगा, ठीक है, मैं तो कल रिकॉर्ड कर दूंगा, कब अपलोड होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब भी लेक्चर 5 आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल। आज का तो हो गया है ना हमारा। हाँ, तो थैंक यू टू अटेंड दिस लेक्चर। तो कैसा लगा आपको जरूर बताना, वैसे तो अच्छा ही लगा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट, हमेशा ही आपने सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट ही करोगे, ये चीज की तो मुझे गारंटी है। आपको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहो। उसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे व्हाट्सएप चैनल हो, दोनों का ही लिंक आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। उस पर आप क्लिक करो और ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। आपको जरूर उसमें सहायता मिलने वाली है, 100% मिलने वाली है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखो आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी, या फिर कुछ स्टडी मटेरियल्स भी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको पता चल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे क्या है कि आप डाउट्स पूछ सकते हो, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते हो तो वहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। वैसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, पर व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछना ज्यादा मुझे लगता है कन्विंसिंगली होगा। या फिर आपको एक नंबर भी दिया गया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पे कॉल करके भी आप डाउट्स पूछ सकते हो, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको कुछ तो चाहिए ना। टीचर की जरूरत तो हर किसी को है, ऐसा कौन है जिसको टीचर की जरूरत नहीं है ना, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो उन सभी के लिए ये एक तरीके से वरदान साबित होगा, ठीक है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर लें। बाकी किस टॉपिक के ऊपर या फिर कुछ भी, जैसे अपनी सीरीज चल रही है ना, जैसे 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट जेई के लिए हमारे चैनल पे आपने देखा भी होगा, तो वैसे ही हम नीट के लिए भी स्टार्ट करने का भी सोच रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। तो आप हमें सजेशन दे सकते हो कि किस टॉपिक के ऊपर या किस टाइप की सीरीज आपको देखनी है। क्या आपको सब्जेक्ट वाइज देखनी है, या आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन के लिए ही वीडियोस देखनी है आगे भी, या फिर कुछ और चाहिए। तो जो भी सजेशंस आपके होंगे वो सजेशंस आप दे सकते हो, हम जरूर उन सजेशंस को सुनेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपके सजेशंस को ना सुने। अगर आपका सजेशन अच्छा हुआ, सपोज करो आपने एक ब्रिलियंट आइडिया दे दिया जो हम अभी तक सोच ही नहीं पा रहे थे, जहां तक हमारी सोच ही नहीं पहुंची थी, सपोज करो वैसा आइडिया अगर आपने दे दिया, तो हमारे लिए तो ये बेटर है ना, हमारे लिए तो बेस्ट है। हम उस चीज को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि हाँ यार स्टूडेंट्स सीरियस है सच में, और वो खुद भी हमें सजेशंस दे रहे हैं कि ऐसा करो वैसा ना करो, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है ना। तो आप बताओ अपने जो भी मतलब सजेशंस हैं वो
और मुझे पता है आप दे सकते हो। ठीक है, मुझे आप पे भरोसा है, कोई करे ना करे, मुझे आप पे भरोसा है। ठीक है, तो फिर मिले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।